हेलो दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इनको टर्म्स यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी की एक सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें आज हम एफएएस के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। इनको टर्म्स जो कि 11 तरीके के होते हैं, उनमें एफएएस का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक्चुअली दोस्तों, जो भी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कमर्शियल डिसाइड होती हैं, जो भी उसमें सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, जो उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इनको टर्म्स पे ही डिसाइड होता है। इनको टर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, और ये आईसीसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब दो पार्टियां एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी भी सामान को बेचने के लिए एग्री होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉस्टिंग वगैरह डिसाइड होती है, जो भी रिस्क डिसाइड होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, और जो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इन्हीं इको टर्म्स पे डिसाइड होते हैं कि किसकी कहाँ तक की लायबिलिटी रहेगी। इन एफएएस के केस में, जिसको हम फिर ये लॉन्ग साइडशिप कहते हैं, एफएएस के केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मान लीजिए कि कोई एक इंपोर्टर बाहर का है और वो कुछ लैपटॉप इंडिया से मंगाना चाहता है, तो एक्सपोर्टर और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एफएएस के बेस पे होता है। इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सेलर वेयर हाउस में, देखिए ओरिजिन प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्लेस तक वो सामान पहुंचाएगा। इस केस में सेलर प्रॉपर पैकिंग के साथ वेयर हाउस अथवा अपनी फैक्ट्री में सामान को रखेगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सामान को फैक्ट्री से लोड करेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेकर एयरपोर्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एफएएस जो है सी लॉजिस्टिक में ये टर्म्स यूज होता है, और ये एयर एक्सपोर्ट में, एयर लॉजिस्टिक्स में इसका यूज नहीं होता है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें और इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, सेलर की। रिस्क किसका हो गया, सेलर का। तो सेलर क्या करता है कि वो अपने वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट तक के पहुंचाने का एक इंश्योरेंस कवर कर लेता है, सो दैट इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। उसने यहाँ पे लॉजिस्टिक्स ट्रक के थ्रू उसने सामान को भेजा, कस्टम क्लियरेंस कराया, वहाँ पे जो भी उसकी वेसल ड्यूटीज़ हुई उसका पेमेंट किया वहाँ पे, ठीक है। फ्रेट और फॉरवर्ड जो भी उसका एजेंट इंपोर्टर का हो, उसको सारे पेपर हैंड ओवर किए। देखिए कुछ टर्मिनल चार्जेस लगते हैं, तो वो उसका पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की होती है। एंड ऑफ द डे सेलर सारा ये इनबिल्ड इनवाइस होती है, तो इसीलिए एंड ऑफ द डे कॉस्टिंग जो है वो इंपोर्टर पे ही आएगी। बट क्योंकि ये एग्रीमेंट हमारा एफएएस के थ्रू हुआ है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ से लेकर के आपको पोर्ट तक सामान पहुँचाना है, पोर्ट पे ले जाकर वो अनलोड कर देगा। कस्टम क्लियरेंस भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये ग्राफ में आई थिंक आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस से शुरू होकर के पोर्ट तक पहुँचानी हो। इसके बीच में जो भी है, कस्टम क्लियरेंस है, लॉजिस्टिक्स है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें सेलर आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है दोस्तों। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें केवल सी का ही होता है। ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है एफएएस, ये केवल सी के ही ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इसमें एयर का कोई रोल नहीं होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही
अनलोडिंग हो गया, कहाँ पर, पोर्ट पे, सेलर के द्वारा, तो वहाँ पे पोर्ट पे लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। बायर वहाँ से लोड करेगा वेसल पे, फिर आपका शिप चल पड़ा, तो ओरिजिन पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुँचने में एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, वो रिस्क किसका है, वो बायर का है। तो यहाँ पे बायर एक इंश्योरेंस भी परचेज करेगा इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, तो अपनी कॉस्ट को कवर पाए, अपने नुकसान को मिनिमाइज कर पाए। डेस्टिनेशन पे पोर्ट पे आपका सामान पहुँच गया, सामान पहुँचने के बाद जो भी कस्टम क्लियरेंस की कॉस्टिंग होगी, जो भी इंपोर्ट और ड्यूटी की कॉस्टिंग होगी, वो बायर की होगी, वो सारा बियर बायर करेगा। इसके बाद कस्टम क्लियरेंस के बाद होने के बाद जो इनलैंड लॉजिस्टिक होगी, पोर्ट से लेकर फैक्ट्री में सामान पहुंचने तक, फैक्ट्री में या उसके वेयर हाउस में पहुंचने तक जो भी आपकी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होगी, वो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आप मेरे ख्याल से ये पूरे चार्ट के थ्रू आपके समझ में आ गया कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनको टर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट में पहुँचाने तक, पोर्ट में अनलोडिंग तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। उसके बाद की रिस्क और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की है। इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी नहीं है। पैकिंग, वेयर हाउस यहाँ पे हो गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद वो सामान को लोड करेगा, ठीक है। डिलीवरी टू पोर्ट यानी प्लेस, जहाँ तक उसके डिस्कशन हुआ है कि इस प्लेस तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओरिजिनल टर्मिनल चार्जेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पोर्ट के अंदर जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस कौन बियर करेगा, वो बायर करेगा, जो कि उसकी इनवॉइस में इनबिल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडिंग और उसकी लोडिंग टू शिप, ठीक है, उसका इंश्योरेंस, उसके फ्रेट जो भी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की है यानी बायर की है। तो सेलर इसके साथ और क्या क्या देगा। सेलर इसके साथ एक तो उसको प्रॉपर पैकिंग के साथ देगा, दूसरा जो है उसको एक कमर्शियल इनवाइस जिसे हम सेल्स इनवाइस भी कहते हैं, ठीक है। अगर सामान ओडिंग में पैक हुआ है तो इसका एक ओडिंग सर्टिफिकेट भी आपको देगा, ठीक है। पोर्ट चार्जेस और उसकी अनलोडिंग का कॉस्ट भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बायर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑन वेसल, मीन्स जैसे ही अनलोडिंग हुआ, पोर्ट पे सामान पहुंचा, सामान की लोडिंग, उसके बाद का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप देखिए तो यहाँ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, वो यहाँ पे लोड कराएगा, लोड कराने के बाद आपका वो कस्टम क्लियरेंस में पहुँचेगा, यानी इंपोर्ट साइड में, डेस्टिनेशन साइड में जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो भी उसकी कॉस्टिंग आएगी वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक्सपोर्टर को कोटेशन देना हो कि भाई आपको 100 लैपटॉप का कोटेशन देना है ऑन द बेसिस ऑफ FAS। अब FAS टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। अगर एक्सपोर्टर के समझ में नहीं है FAS की टर्मिनोलॉजी क्या होती है तो वो आपको कोटेशन नहीं दे पाएगा, वो आपको कोटेशन नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या करेगा, वो जो भी उसकी कॉस्टिंग है उसमें वो मार्जिन ऐड करेगा। मैंने जस्ट एक लैपटॉप का आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए उसकी गुड्स वैल्यू 100 है, उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर ने अपना मार्जिन उसमें 10% ऐड किया, 110 रुपये हुआ। पैकिंग का भी उसने ऐड किया, 2 रुपये पैकिंग का उसने ऐड कर दिया। लोडिंग कास्टिंग का उसमें 1 USD उसने टोटल कर लिया। अब इंश्योरेंस किसका है, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की है। अप टू दिस, अप टू पोर्ट, ये देखिए आप, अप टू पोर्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सेलर की है। तो अपनी कॉस्टिंग ऐड करेगा। और इनलैंड की जो भी ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग आती है वो कौन बियर करेगा, वो सेलर बियर करेगा।
तो इसलिए उसने अपने कोटेशन में इसकी भी डाल दिया। फॉरवर्डिंग और कस्टम्स का जो भी वहाँ पे कॉस्टिंग आती है वो अप टू दिस साइड, ये यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, तो वो अपने कोटेशन में उसको ऐड कर लेगा। टर्मिनल चार्जेस वहाँ पे जो भी होंगे वो भी कॉस्ट कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आके वो अनलोड कर देगा, ठीक है। केवल सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के बाद सामान को यहाँ पे अनलोड कर देगा। लोड करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये जब वो लोड करेगा तो वो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होगी जिसको हम एफओबी कहते हैं, और हम एफओबी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनको टर्म्स के बारे में जो एफएएस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नॉलेज को पार्क नहीं करते हैं, हम नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।